नमस्कार। आप देख रहे हैं एनसीईआरटी की पुस्तक क्लास 7 चैप्टर 5 जनजातीय खानाबदोश और स्थान पर स्थित समुदाय। तो पहला प्रश्न है, जनजातीय लोग अपने इतिहास और परंपरा को कैसे संचित करते थे? तो जनजातीय लोग अपने इतिहास और परंपरा को वाचिक मौखिक परंपराओं में संचित करते थे। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए किस स्रोत का उपयोग करते हैं? तो वाचिक परंपराओं का उपयोग करते हैं। पंजाब में 13वीं और 14वीं शताब्दी में कौन सी जनजाति प्रभावशाली थी? तो खोखर जनजाति प्रभावशाली थी पंजाब में। बादशाह अकबर ने किस जनजाति के मुख्य कमाल खान को मनसबदार बनाया था? तो गख्खर जनजाति के कमाल खान को अकबर ने मनसबदार बनाया था। मुल्तान और सिंध में मुगलों द्वारा अधीन होने से पहले कौन सी जनजाति का व्यापक प्रभुत्व था? तो लंगाह और अरघुन जनजाति का प्रभुत्व था। बंगाल और मारवाड़ में कौन सी जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी? तो गड्ढी या गगरिया जनजाति छोटे छोटे कुलों में बटी थी। पश्चिमी हिमालय में कौन सी जनजाति रहती थी? तो गड्ढी गगरिया पश्चिमी हिमालय में रहती थी। उत्तर पूर्वी भारत में कौन सी जनजाति पूरी तरह प्रभुत्व रखती थी? तो नागा और अहोम जनजाति पूरी तरह उत्तर पूर्वी भारत में प्रभुत्व रखती थी। बिहार झारखंड में 12वीं सदी तक किस जनजाति का उदय हुआ? तो बिहार झारखंड में 12वीं सदी में चेर जनजाति का उदय हुआ था। मुगल सेनापति राजा मान सिंह ने किस जनजाति पर 1591 में हमला किया था? चेर जनजाति पर। औरंगजेब के समय मुगल सेनाओं ने किस जनजाति के कई किलों पर कब्जा किया था? तो औरंगजेब के समय मुगल सेना ने चेर जनजाति पर कब्जा किया था। मुंडा और संथाल जनजाति किन क्षेत्रों में रहती है? तो बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बंगाल में मुंडा और संथाल जनजाति रहती है। जनजाति में कुल का अर्थ क्या है? तो परिवार या घरों का समूह जो एक पूर्वज से संबंधित है। जनजाति संगठन किस आधार पर होता है? तो जनजाति संगठन नातेदारी और कुल संबंधी निष्ठा पर आधारित होता है। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ किन जनजातियों का निवास स्थान थी? तो कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियों में कोली और बिराद जनजाति का निवास स्थान था। कोली लोग किन क्षेत्रों में पाए जाते थे? कर्नाटक और महाराष्ट्र क्षेत्र में। दक्षिण भारत में किन जनजातियों की विशाल आबादी थी? तो कोराग, बेतर और मारवाड़ जनजाति की विशाल आबादी दक्षिण भारत में थी। भीलों की बड़ी जनजातियां कहाँ फैली हुई थी? पश्चिमी और मध्य भारत में भीलों की जनजातियां फैली हुई थी। 16वीं सदी के अंत तक भीलों में से कई किस स्थिति में पहुंच गए थे? तो खेतियर और जमींदार की स्थिति में पहुंच गए थे। तब भी भीलों के कई कुल किस प्रकार बने रहे? तो भीलों के कई कुल शिकारी और संग्राहक के रूप में बने रहे। गोंड लोग किस क्षेत्र में बड़ी तादाद में फैले हुए थे? तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में गोंड लोग बड़ी तादाद में फैले हुए थे।
खाना बदोश चरवाहे अपने जीवन के लिए किस पर निर्भर रहते थे? तो खाना बदोश चरवाहे अपने जीवन के लिए दूध, अन्न, पशु चारी उत्पाद पर निर्भर रहते थे। खाना बदोश अपने पशुओं के साथ किस काम में लगे रहते थे? तो अनाज, कपड़े, बर्तन जैसी वस्तुओं की ढुलाई में लगे रहते थे। बंजारा लोग किस प्रकार के खाना बदोश थे? व्यापारी खाना बदोश थे बंजारन लोग। बंजारों के कारवा को क्या कहा जाता है? टांडा। टांडा बंजारों के कारवा को कहा जाता है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने बंजारों को क्या इस्तेमाल किया? तो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने बंजारों का क्या इस्तेमाल किया? तो नगर के बाजारों तक अनाज की ढुलाई के लिए सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने बंजारों का इस्तेमाल किया था। जहांगीर ने अपने संस्मरणों में बंजारों के बारे में क्या लिखा? तो वे विभिन्न इलाकों से बैल और अनाज लेकर शहरों में बेचते थे। किस विशाल सेना के लिए बंजारों के कितने बैल अनाज ढोते होंगे? तो 10,000 बैल। खाना बदोश और भ्रमणशील समूह किस तरह का जीवन जीते थे? भ्रमणशील और घुमंतु जीवन जीते थे। भ्रमणशील समूहों में कौन कौन शामिल थे? तो दस्तकार, फेरी वाले, नृतक, गायक और तमाशबीन शामिल थे। खाना बदोश और भ्रमणशील समूह अपने पिछले दौर किस जगह पर क्यों लौटते थे? तो वे क्योंकि उन्होंने पिछले साल उसी जगह दौरा किया था, इसीलिए उस जगह पर लौटते थे। खाना बदोश और भ्रमणशील समूहों के अलावा कौन सी जनजाति अपने काम के लिए जानी जाती थी? तो नर्तक, गायक और तमाशबीन अपने काम के लिए जानी जाती थी। समाज और अर्थव्यवस्था के बदले हुए आवश्यकताओं के कारण क्या उभरी? तो नई जातियां और श्रेणियां उभरी हुई थी। विशेषज्ञ शिल्पियों जैसे सुनार, लोहार, बढ़ई, राजमिस्त्री को किसने समाज में मान्यता दी थी? तो राजा ने मान्यता दी थी। वर्ण के स्थान पर समाज के संगठन का आधार क्या बना? जाति। तिरुचिरापल्ली में 12वीं सदी के अभिलेख में किस जाति के कामकाज पर विचार विमर्श हुआ? तो रथकार के कामकाज पर विचार विमर्श हुआ था। रथकार के कामकाज में क्या शामिल था? वास्तुकला, रथ और गाड़ी निर्माण, मंदिर द्वार निर्माण, मूर्ति स्थापित करना, बलि के लिए लकड़ियों के सामान तैयार करना, मंडप बनाना, राजा के लिए जेवर बनाना इत्यादि शामिल थे। 11वीं और 12वीं सदी तक राजपूत गोत्र किसके बीच ताकतवर हुए? तो क्षत्रियों के बीच ताकतवर हुए थे। राजपूत गोत्र किन वंश परंपराओं से आते थे? हून, चंदेल, चालुक्य और कुछ अन्य परंपराओं या वंश से आते थे। जनजातीय परिवारों में से कौन समाज की शासक वर्ग में शामिल हो पाए? तो केवल प्रमुख जनजातियां और परिवार शासक वर्ग में शामिल हुए थे। पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिम सरहद की प्रभुत्वशाली जनजाति को क्या स्वीकार किया? तो इस्लाम स्वीकार किया था। गोंड लोग किस क्षेत्र में रहते थे? गोंडवाना क्षेत्र में। गोंड जनजाति की कृषि का प्रकार क्या था? हस्तांतरणीय कृषि। गोंड राज्य के प्रशासन में गढ़ों को किस आधार पर विभाजित किया गया था? तो कुलों के नियंत्रण के आधार पर विभाजित किया था। 84 गांव के उप विभाजन को क्या कहते थे? मंडल। गोंड समाज में असमानता कैसे आई?
ब्राह्मणों ने गोंड राजाओं से भूमि प्राप्त की? संग्राम शाह की उपाधि किसने धारण की? अमनदास ने धारण की। रानी दुर्गावती ने अपने 5 साल के पुत्र के लिए शासन संभाला, उस पुत्र का नाम क्या था? वीर नारायण। गढ़ कटंगा पर मुगल आक्रमण कब हुआ? 1565 में। गढ़ कटंगा राज्य का प्रमुख व्यापार क्या था? हाथियां पकड़ना और निर्यात करना। मुगलों ने गोंडों को हराने के बाद किस गढ़ कटंगा का हिस्सा दिया? चंदर शाह को हिस्सा दिया। अहोम लोग किस क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र घाटी में आए थे? म्यांमार के ब्रह्मपुत्र घाटी में अहोम लोग आए थे। अहोम राज्य की स्थापना किसने की? अहोम लोगों ने की थी। 16वीं सदी में अहोम ने किस क्षेत्र को, किन राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया? तो चुटियों और कोच हाजों को अपने राज्य में मिला लिया था। अहोम राज्य ने 1530 के दशक में क्या विकसित किया? कृषि की नई तकनीक विकसित की। 1662 में अहोम राज्य पर किसने हमला किया? तो मुगल सेना और मीर जुमला ने हमला किया था। लाचित बरफकन किस वर्ष सरायपाट के युद्ध में मुगल सेना को हराया? तो 1671 के युद्ध में हराया था। अहोम राज्य के बेगार कार्यों में शामिल लोग किसे कहा जाता था? तो पाइक को कहा जाता था। अहोम समाज में कुलों को क्या कहा जाता था? खेल। अहोम समाज में किस समय हिंदू धर्म प्रधान बन गया? तो 1714 से 1744 शिव सिंह के काल में हिंदू धर्म प्रधान बन गया था। अहोम साम्राज्य में कवियों और विद्वानों को किसके माध्यम से प्रोत्साहन दिया जाता था? तो राजा द्वारा भूमि अनुदान के रूप में प्रोत्साहन दिया जाता था। तो दोस्तों हमारा चैप्टर 5 समाप्त हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। धन्यवाद।